ever series victory against Sri Lanka. To be on your show. Hello, my name is Dean du Plessis. I am a freelance cricket journalist, reporter, commentator, presenter, and analyst from Harare, Zimbabwe. नमस्कार। दिव्यांग शख्सियत में आज एक बार फिर से एक और दृष्टिबाधित शख्सियत के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, जो कि अपने आप में खास है। और अब तक मैंने जितनी भी दिव्यांग शख्सियत की चर्चा की है, जिक्र किया है, उनसे बिल्कुल अलग है, विशेष है। ये दृष्टिबाधित दिव्यांग एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ऐसा भी हो सकता है। चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, वो ये कि इस चैनल का नाम पूर्व में स्पेशल स्टार ऑफ डीबीकेएस था, जिसे बदलकर दिव्यांग न्यूज स्पेशल कर दिया गया है। और उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हमारे मित्रों को और मुझे स्वयं को भी वॉइस सर्च के माध्यम से टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही थी, विशेष रूप से डीबीकेएस टाइप करने में, इसलिए इसका नाम बदला गया है। और कोई साथी पुराने नाम से भी सर्च करेगा तो नया नाम शो कर जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब मैं चर्चा करता हूं उस दृष्टिबाधित दिव्यांग के बारे में, जो कि एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। उसका इंटरव्यू के बाइट्स पे मैं यहाँ पर सुनवाऊंगा। इससे पहले हमने दृष्टिबाधितों को दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए, बड़े रिकॉर्ड कायम करते हुए सुना है। कार चलाने से लेकर फ्लाइट उड़ाने तक का, पानी में जहाज चलाने का, यहाँ तक कि एवरेस्ट फतेह करने से लेकर सहारा रेगिस्तान क्रॉस करने का भी रिकॉर्ड ब्लाइंड में बनाया है। लेकिन इस सबके लिए, ये रिकॉर्ड कायम करने के लिए संबंधित दृष्टिबाधितों को इंसान की मदद की आवश्यकता हुई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद की आवश्यकता हुई। कमी ही सही, लेकिन इनकी मदद लेनी पड़ी, तभी ये रिकॉर्ड बन पाए। आज मैं जिस दृष्टिबाधित शख्सियत की बात कर रहा हूँ, वो बिना किसी इंसान के, बिना किसी डिवाइस के, ना केवल ब्लाइंड क्रिकेट मैच में, अपितु जनरली जो एक सामान्य मैच, क्रिकेट मैच होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, उसमें लॉन्ग टाइम कमेंटेटर के रूप में काम करेंगे, कमेंट्री करेंगे। और वो भी केवल मैदान और पिच पर होने वाली गतिविधि, ध्वनियात्मक गतिविधियों के आधार पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीन डू प्लेसी के बारे में, जिनकी ये विशेषता है कि जब वो कमेंट्री करते हैं तो किसी इंसान की, किसी उपकरण की वो सहायता नहीं लेते, केवल आवाज़ के आधार पर वो कमेंट्री करते हैं। घरेलू जो मैच होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं, उनमें तो वो कमेंट्री अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी कमेंट्री करेंगे। प्लेसी की विशेषता ये है कि वो ध्वनि के माध्यम से बता सकते हैं, पैरों के खिसकाने से और शॉट लगने से, कि बॉल किधर जाएगी, किसने खेला, और यहाँ तक कि बॉलिंग कौन कर रहा है, किस तरह की बॉल फेंकी गई है। ये तमाम सटीक जानकारी, स्टंप की जो गतिविधियाँ होती है आउट करने की, उन सब का पता वो केवल ध्वनि के माध्यम से चला लेते हैं और सटीक कमेंट्री करने में सफल होते हैं। आखिर कौन है डीन डू प्लेसी, इनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। डीन जॉन प्लेसी का जन्म 1977 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। दो भाई थे। बड़ा भाई गैरी प्लेसी, जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तरफ से खेला करते थे, वो दृष्टिवान थे। डीन प्लेसी छोटे थे, जन्म से ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन बचपन में ही लगभग 4-5 वर्ष की उम्र में ट्यूमर के कारण, जो कि रेटिना के बैक साइड में ये ट्यूमर हुआ था,
और उसके चलते लेफ्ट आई की रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे उसका प्रभाव दूसरी आंख पर भी पड़ता है। कुछ महीने बाद में उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाती है। इसका जिक्र कुछ महीने पूर्व दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया है। I have been blind since birth. When I was born, I had tumors behind both my retinas. So I was given 3 to 5 months maximum to live. And well, somebody got it wrong because I'm 43 not out and still. इस तरह से उनके बाईं आंख की रोशनी चली जाती है एक ब्रेन ट्यूमर के कारण। धीरे धीरे कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद उनके दाईं आंख की रोशनी भी चली जाती है और 100% वो दृष्टि बाधित हो जाते हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। एक अफ्रीकन बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लेते हैं और वहीं से उनको क्रिकेट मैच सुनने का शौक लगा। 1991 में जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम पर से प्रतिबंध हटाया गया तो भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच एक मैच होता है जिसकी उन्होंने लाइव कमेंट्री भी सुनी और एक बहुत बड़ा श्रेय वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर्स थे उनको देते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, जो आज उन्हें पहचान मिली है। उसका भी उन्होंने एक बार नहीं, अलग अलग इंटरव्यू में कई बार जिक्र किया है भारतीय क्रिकेट टीम का और उस क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर थे उनके विषय में। चलिए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। Yes, absolutely. Well, India actually have a very big role to play in my progression as a journalist, not just a small role. So India actually introduced me personally to the game of cricket. Now, my older brother was a fine cricketing sound of the continuous fireworks erupting and exploding and the chanting and the cheering of the Indian supporters. And somewhere amongst that, I vaguely heard a commentator's voice in the background. But, the noise initially got me hooked. And, then I was able to actually listen to the way that Peter Kirsten and Kepler Wessels and Adrian Caper set up that incredible run chase for South Africa. So that was how I started to understand the game of cricket, and then I obviously completely fell in love with the game. इस प्रकार से इंडियन क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर्स थे उनके हौसला अफजाई से, कोलाहल से काफ़ी कुछ स्थिति को भांपने में, आइडिया लगाने में वो सफल होते थे। इसका सफलता का श्रेय भी वो इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स को देते हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। ये बातें हैं 1991 की, उस मैच की स्थिति के विषय में भी उन्होंने बताया है। इसी दौर में डीन प्लेसी के बड़े भाई गैरी प्लेसी, जो बॉम्बे में प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेला करते थे, इसकी वजह से भी उनकी क्रिकेट में रुचि हुई और 1992 में जो बॉम्बे क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच की अनुमति मिली, मान्यता मिली और उसका लाइव प्रसारण भी उन्होंने रेडियो पर सुना। और वो कहते हैं कि जो बॉम्बे में कई बार जब लाइव प्रसारण रेडियो पर नहीं होता था तो उसके लिए वो आकाशवाणी में कॉल करते, वहाँ से ताज़ा स्कोर, ताज़ा स्थिति मैच की प्राप्त करते और ऐसा करने में कई बार उनको पैसे खर्च करने पड़े। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद में 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होता है और उसमें लगभग सारे मैच उन्होंने सुने और वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ियों की पहचान करने में उनको सफलता मिली। उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ियों का भी जिक्र किया, जिनमें श्रीलंका के कुमार संगाकारा, माइकल हसी जो कि इंग्लैंड से हैं, और दूसरे खिलाड़ियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते हैं कि काफ़ी कुछ प्रेरणा इन खिलाड़ियों से मिली, जानने समझने को मिला। कमेंट्री के दौरान इनकी पहचान की गई, इसका भी वो जिक्र करते हैं।
मैदान और पिच की स्थिति के विषय में वो बताते हैं कि जब बल्ले से शॉट लगता है या बॉलर बॉलिंग करता है तो उससे काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। उनके चहलकदमी से, बल्ले से निकलने वाली आवाज़ से, खिलाड़ियों के बोलने से और मैदान में जो दर्शक दीर्घा में दर्शक होते हैं उनके शोरगुल से बाकी मैच की स्थिति के विषय में, गतिविधियों के बारे में वो सटीक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी, कोई बल्लेबाज ऑफ साइड में शॉट लगाता है तो बल्ले से कड़ाके की आवाज़ तेज़ होती है। लेग साइड में यदि शॉट लगाता है तो उसकी आवाज़ कम होती है और उससे पता लगा लेते हैं कि कौन बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, किस तरफ शॉट खेला गया है। जब बॉलर दौड़कर बॉल करता है तो उसके कदमों से, उसके यस नो आदि से बॉलिंग का विषय में पता कर लिया जाता है कि बॉल किस तरह की बॉल फेंकी गई है। यदि आउट हुआ है तो उसके विषय में भी पता लगा लिया जाता है कि किसने आउट किया है। वो केवल स्टंप पर बॉल लगने से ही इसका पता कर लेते हैं। दूसरी बात, दर्शक दीर्घा से जो शोर आता है उससे बॉल कितने रन के लिए गई है उसके विषय में भी वो पता कर लेते हैं। ऐसे कई खिलाड़ियों का जिक्र किया है जो कि बैटिंग करते समय उनके पैरों से जो घर्षण होता है, पैरों को खिसकाने की आवाज़ होती है, उससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन स्ट्राइक हैंड पर बैट्समैन है। जब रन लिया जाता है और खिलाड़ी को आवाज़ लगाई जाती है रन लेने के लिए, उससे भी पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से सारी स्थिति के विषय में वो केवल ध्वनियात्मक गतिविधियों से पता करने में सफल होते हैं। और ये हम मान सकते हैं कि एक टोटली ब्लाइंड व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कमेंट्री के लिए चुना जा रहा है तो कुछ तो खास है ही, वरना बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक कमेंटेटर पर। बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी रिस्क होती है। कई बार दृष्टिवान जो कमेंटेटर हैं वो भी गलती कर बैठते हैं। तो एक मुश्किल भरा कार्य है, लेकिन यही मुश्किल भरा कार्य अब आसान हो जा रहा है एक ब्लाइंड के लिए। मैंने ऊपर जिक्र किया है कि वो इससे पहले कमेंट्री करते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं, घरेलू मैचों में, बाकी के जो ब्लाइंड क्रिकेट मैच होते थे उनमें वो कमेंट्री करते रहे हैं। और उनकी कमेंट्री से कहीं नहीं लगता कि कोई ब्लाइंड कमेंट्री कर रहा है या बिना किसी दृष्टिवान व्यक्ति की मदद के एकदम सटीक और सफल कमेंट्री वो करते हैं। ये थे डीन डू प्लेसी, जिसके विषय में कुछ से तथ्यात्मक जानकारी मैं लेकर आया। इसके अलावा अगली दिव्यांग शख्सियत में मैं चाहूँगा कि एबा मोटो के विषय में जानकारी दूं, जिन्होंने प्रशांत महासागर को क्रॉस किया। पहले प्रयास में वो सफल नहीं हुए, जो 2013 की बात है। उसमें उनकी नाव टूट जाती है, व्हेल मछली से टकरा जाती है और वो डूब जाती है, लेकिन उससे वो बचने में सफल होते हैं। अपना सामान लेकर वो समुद्र में आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम उनको बचाती है। 2 बार रेस्क्यू टीम भी असफल हुई। एक बार ईंधन ख़त्म हो गया विमान का और दूसरी बार मौसम ख़राब होने की वजह से, लेकिन तीसरे प्रयास में उनको बचा लिया जाता है। और 2019 में एबा फिर से अपने अभियान की शुरुआत करते हैं और वो दूसरे प्रयास में 2 महीने की यात्रा करने के बाद सफल हो जाते हैं। तो एबा के बारे में मैं जानकारी रखूँगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।
थैंक यू।